तो न्यूज इंडिया की खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह, मिजाज इंडिया का। जी हां, हमने नब्ज को टटोला, हमने देखा, जाना, समझा और किस तरीके से तमाम हम डेटा कलेक्ट करके लेके आए आपके सामने, ये जानने के लिए कि 2024 में किस तरीके से सरकार बनेगी। और देखिए, इसी के साथ साथ अब हम आपको आगे बढ़ते हुए असम का रुझान बताएंगे। देखिए, अब असम का हाल जान लीजिए आप। असम जिसमें 14 सीटें आती हैं। 2019 के चुनावी रिजल्ट का हम जिक्र करते हैं तो बीजेपी को 9 सीटें हासिल हुई थी। इसी के साथ कांग्रेस को उस वक्त 3 सीटें मिली थी। IAUDF को 1 सीट मिली थी। ING को 1 सीट मिली थी। ये देखिए, असम का हम जिक्र कर रहे हैं, तब बीजेपी का भी दबदबा तब भी ज्यादा था। अब ये देखना होगा क्या वापस से बीजेपी इस राज्य में वही कमाल दिखाएगी। अब देखिए, न्यूज इंडिया का जो ओपिनियन पोल है, इस पर नजर दौड़ाइए आप। बीजेपी 9, कांग्रेस 3, AIUDF 1 और अन्य भी 1, यानी कि वापस से एनडीए असम में भी वही कमाल कर रही है। ये बड़ी बात आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, हम आपको पूरी तरीके से, क्षेत्रवार तरीके से, राज्यवार तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है। INDI ये नया गठबंधन जो बना है, वो ये कह रहा है कि अब चूंकि विकास के कई काम जो है सरकार ने नहीं किए, इसी को लेकर इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है एनडीए। चलिए, गेस्ट का रुख करते हैं हम वापस। तमाम अतिथि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ, आवाज आ पा रही है आपको? कैलाश जी, असम का रिजल्ट क्या कहता है, क्या जानते हैं आप? देखिए, वापस से बल्ले बल्ले बीजेपी की। कैलाश जी, सुन पा रहे हैं आप? नरेश बंसल जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी नरेश जी, इस पूरे सर्वे को कैसे देखते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं असम की, जो अभी आपने सुना होगा? असम में आपने अपना सर्वे दिया है, मैं आपके सर्वे पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि वहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और 9 के बजाय 11-12 सीटें हम निश्चित रूप से लेंगे। जो वहां का पॉलिटिकल और ग्राउंड सर्वे जो हम भी पार्टी का रखते हैं, उसके आधार पर हमारी सीटें वहां और बढ़ेंगी। आपको लग रहा है सीटें और बढ़ेंगी वहां पर? ठीक है। हाँ, प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, बीजेपी तो आश्वस्त है, कांग्रेस का क्या किया जाए? कांग्रेस कितनी आश्वस्त? देखिए, भाजपा का बस चले तो वो चुनाव के पहले शपथ ग्रहण समारोह कर दें, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। जमीन इनकी भी खिसकी हुई है और ये आपको पता चलेगा कि हर दिन ये किसी न किसी नेता के पीछे पड़े रहते हैं कि उनको कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है। और कभी ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते थे, आज तो पूरा का पूरा कांग्रेस युक्त भाजपा इन्होंने बना ली। तो जहाँ तक असम की बात है, तो असम में कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी इस बार। और जिस तरह से मणिपुर महीनों तक जलता रहा और भारत के प्रधानमंत्री को इतना वक्त नहीं मिला कि एक दिन के लिए भी वहां जाएं और वहां की पीड़ा को शेयर करें, तो और कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार वहां गए, तो मुझे लगता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की फिजा बदल रही है और वो कांग्रेस के पक्ष में आएगी। तो मुझे लगता है कि असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। रंजीत जी, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर कांग्रेस को जाना चाहिए था, नेताओं को जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर आप लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में। दिनेश जी, देखिए, अब तक का जो ओपिनियन पोल है, अब तक का जो आंकड़ा है, वो बता रहा है कि एनडीए 100 के पार जा रहा है। असम की बात कर ले तो कहा जा सकता है कि अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है, यानी मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। निसंदेह असम के मुख्यमंत्री जी को पूरा देश देख रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत अच्छा काम किया है असम में, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि असम में इससे ज्यादा हम लोगों को सीटें मिलेंगी। दूसरी चीज जो हमसे पहले भाई साहब बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी के अच्छे कामों से प्रभावित होकर के उसके दल ज्वाइन, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई तोड़ के कर रहा है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस तोड़ती।
राहुल गांधी आते हैं उस दिन पूरी कांग्रेस के महामंत्री अपने आप पार्टी छोड़ देते हैं। उन्होंने बीजेपी नहीं ज्वाइन किया, लेकिन रायबरेली कांग्रेस विहीन हो गई आज की तारीख में। न एक प्रधान है, न एक बीडीसी है, न एक विधायक है, न एक कोई पदाधिकारी बचा है। मैं तो रायबरेली का हूं, इसलिए आपको लौट के रायबरेली ले आया हूं भाई साहब की बात से कि बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। खेमचंद जी, देखिए जिस तरह से अभी निरंजन जी ने तमाम सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि कई सारी जगह थी जहां जाना चाहिए था। नॉर्थ ईस्ट पर फोकस क्या वाकई यूपी ने नहीं किया है, जैसा कि कांग्रेस के जो नेता हैं वहां पर आरोप लगा रहे हैं? नमस्कार जैन। भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए काम कर रही, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी पे हमारी रही है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट हमारी पॉलिसी रही है और उसके आधार पे हम लोगों ने काम किया है। नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ ये वोट बैंक समझते थे, एक पार्ट समझते थे, सेकेंड क्लास पार्ट ऑफ द इंडिया मानते थे, लेकिन हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का प्रायोरिटी पे विकास किया है। आज वहाँ पे आप देखेंगे हाईवे तेजी से बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछी है, घर घर में बिजली पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे बने हैं कि विकास का काम किया, लेकिन विपक्ष देखिए आरोप लगा रहा है। विश्वेंद्र जी, नॉर्थ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी वहां के दौरे करते हैं, लगातार उसका जिक्र किया जाता है। राहुल गांधी मणिपुर से शुरुआत करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लेकिन उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। किस तरह से देखते हैं आप खासकर असम की राजनीति को? देखो, असम में इस समय जो मुख्यमंत्री है वास्तविक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो लगातार मेहनत करके सफलता हासिल कर रहे हैं और संघर्ष से सफलता मिलती है। अगर आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं सभी की, तो वहाँ पर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अच्छे काम करने की कोशिश की है। उससे पहले 10 साल उठा सकते हैं या उससे भी पहले 10 साल तो, लेकिन इन 2014 से लेकर 24 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने उन क्षेत्रों में, या प्रधानमंत्री लगातार जाते भी रहे हैं, वहाँ के प्रतिनिधि भी अच्छा दिया है, मंत्रिमंडल में भी अच्छा प्रतिनिधि दिया है, उसके बाद वहाँ बहुत अच्छा बजट भी दिया है और बजट के बाद वहाँ काम भी हुए और उनको चेक करने के लिए स्पेशल तौर पर अमित शाह जी को लगाया गया है। नड्डा जी उसको स्पेशली चेक करते हैं, जेपी नड्डा साहब। तो ये वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का नॉर्थ ईस्ट का जो यानी जो विकास का फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। नाजिम जी, आप प्रवक्ता हैं पीस पार्टी से, आपको क्या लगता है असम का ये जो आंकड़ा न्यूज इंडिया ने दिखाया है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, कांग्रेस पीछे जरूर है। देखिए, जिस तरीके से अभी न्यूज इंडिया ने जो अपने सर्वे में दिया उसमें मैं टिप्पणी ना करते हुए, लेकिन जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता और मेरे साथी बात कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें, जुमलेबाजी बातें। अब ये बताइए, देश के अंदर ये अगर इनसे कहते हैं कि आप रोजगार की बात कीजिए, तो ये कहते हैं कि हमने 80 करोड़ को राशन दिया। अरे भाई, आपने ये भी तो बात की थी कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बात आप लोगों ने की थी, और ये वही भारत है भाई जहां पे आपने स्मार्ट सिटी की बात की थी। और आप जब कहते हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी थी, महिलाओं को हम सुरक्षा देते, तो वहीं पर मेरी मणिपुर की बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जाता, जहां पर मुल्क के वजीर आजम बंगाल तो जाते हैं लेकिन मणिपुर में नहीं जाते, क्योंकि वहां पर मणिपुर के अंदर 2 सीट है और बंगाल के अंदर 18 सीट। मैं इसका जवाब नरेश बंसल जी से ले लेती हूँ। मैं नरेश बंसल जी से सवाल ले लेती हूँ। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। नरेश जी, देखिए बहुत सारे आरोप नाजिम जी लगा रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार की बात आप करते नहीं है, पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमने इतने लोगों को राशन दे दिया है। मतलब आप आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, ऐसा नाजिम जी कह रहे हैं। देखिए, नाजिम जी को पता होना चाहिए कि ईपीएफओ का आंकड़ा ही अगर वो देख लें, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो आंकड़ा है, उसमें जिनको रोजगार मिलता है, जिनका पीएफ कटता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, 2 करोड़ था, आज 29 करोड़ है। तो 16 करोड़ लोग वो हैं जिनको रोजगार मिला है, जिनका पीएफ कट रहा है, जिनको ईएसआई की सुविधा मिल रही है। तो इसलिए गुमराह ये लोग करते हैं क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी सीमित होती है। सरकारी नौकरी भी हमने बहुतायत दी है। मंत्री जी ने हर महीने 70,000 75,000 युवकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, 7-8 लाख लोगों को इसी साल में मिला है। तो इसलिए इनको बोलना है, कुछ बोलते रहे, जनता सब जानती है और जनता अपना निर्णय तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर और भारतीय जनता पार्टी को 370 पार कराकर, एनडीए को 400 पार कराकर देगी। ये देखते रह जाएंगे और अभी देखना, जब दूसरा तीसरा फेज चुनाव का हो जाएगा तो ये कहना शुरू करेंगे
कि ईवीएम में गड़बड़ है। जब ये राजस्थान में बाई इलेक्शन जीतते हैं तब ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, हिमाचल जीतते हैं तो बिल्कुल, यानी ईवीएम ये में आप गड़बड़ मान नहीं रहे होती। हैं कि अगर विपक्ष नहीं जीतेगा तो आरोप लगाएगा। मैं आपके पास आना चाहूंगी, सपा से भी हमारे जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा, नरेश बंसल जी ने, कि अगर आप नहीं जीते तो फिर आप ये कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। सवाल आपसे है विनय जी। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं क्लियरली, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है। यहाँ पे इन लोगों को दिया जाता है कि स्क्रिप्ट दिया था, चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, या अब इनके झूठ के पाठशाला से एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट दी जाती है जो इन्हें पढ़ना पड़ता है। ये इतने झूठ के सिवा कुछ बोलते नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी यूपी में आए जब, तो इन्होंने कहा कि 58 मेडिकल कॉलेज हमने यूपी में बना दिए और बैनरों पर दिखता 65। हमें 2 या 3, खेमचंद जी भी हैं और भाजपा के और भी नेता 2 या 3 मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें कि कहाँ पर इन्होंने बनाया है, कहाँ पे बनाया है, कब बना है, लेकिन बता नहीं पाएंगे। कहेंगे कि हमने जो है सदर हॉस्पिटल को जो है मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कर दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमने नामांकन कर दिया। उसका कुछ मायने होता है, उसके कुछ सवाल बहुत गंभीर है, इनका जवाब भी हम लेंगे, लेकिन अभी हमें एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार नजर बनाए हुए हैं मिजाज इंडिया, आप देख रहे हैं। दिया इसके जरिए, इस पोल के जरिए हमारी पूरी कोशिश यही है कि आप तक हम सटीक विश्लेषण करके उन नतीजों तक पहुंचाएं, आपको दिखाएं कि आखिरकार जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है। 2024 में क्या वापस से साफ तौर पर यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनेंगे। इसके बीच देखिए महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र का देखिए आप हाल, महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं। 2019 की हम बात करेंगे तो देखिए बीजेपी को उस वक्त 2019 में 23 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18, कांग्रेस 0 पर रही थी। इसके अलावा देखिए एनसीपी की बात कर ली जाए, एनसीपी को 4 थी, एआईएमआईएम ने भी अपना खाता खोला था, 1 सीटें मिली थी, अन्य को 2 थी, लेकिन कांग्रेस 0 पे थी। ये देखिए 48 सीटें। अब देखिए न्यूज इंडिया का जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, इस पर नजर दौड़ाइए। बीजेपी 24, शिवसेना जो कि शिंदे गुट है वह -5 पे है, एनसीपी अजीत गुट को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, शिवसेना यूबीटी -9 यानी कि 9 पर, और एनसीपी शरद पवार को 4 सीटें। कांग्रेस को यहां पर थोड़ी सी यूं कह सकते हैं राहत की बात है कि 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। देखिए हम लगातार सर्वे आपको दिखा रहे हैं, सर्वे के जरिए पूरी कोशिश यही है कि आखिरकार हाल क्या रहेगा। तो फिलहाल तमाम अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चल देते हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी आप जुड़े हमारे साथ में। दिनेश प्रताप जी, चलिए स्टूडियो का रुख कर लेते हैं हम। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी, प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, 19 में तो खाता भी नहीं खुला था, अभी जो हमने सर्वे दिखाया, जो आपने भी देखा, उसमें कम से कम राहत की बात है। कैसे इसको देख पाते हैं आप सर्वे को? देखिए इसमें आपने अजीत पवार जी के गुट को 4 सीट दिखाया है। हाँ। मुझे लगता है कि वो 4 सीट चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है उसमें जो सीट बंटवारे की खबर आ रही है एनडीए में, उसमें 4 सीट वो लड़ेंगे भी कि नहीं इसमें संशय है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल बदलने वाली है और इस बार एनडीए का वहां से सुपड़ा साफ होगा। और जिस तरह से इन्होंने अलग अलग पार्टियों को तोड़ा, अपने वॉशिंग मशीन में धोया, तो वो सब जनता के सामने है। साफ का जिक्र किया है। खेमचंद जी क्या लगता है, सहमत? केवल इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है अजीत पवार जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, ये जेल जाएगा। 2 दिन बाद ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में उसे धो के प्रधानमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री भी बनाया और फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया। चलिए जवाब खेमचंद जी देंगे। हाँ, जवाब देंगे आप। बड़ा आरोपी है
कि ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर था कि सारे आरोप धुल गए और अब वो पाक साफ हो गए आपकी पार्टी में आते ही? हमेशा यही महाराष्ट्र का आरोप ये क्यों लगता opinion है? poll। हमेशा यही आरोप क्यों लगता है? देखिए, जो पिछड़ी होता है, जो पिछड़ रहा होता है, वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाता है और अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो कांग्रेस वही कर रही है। कांग्रेस में थे, कांग्रेस के सहयोगी थे, कांग्रेस के बहुत ही प्रमुख सहयोगी के बेटे या भतीजे थे, तब तक सही थे। तो और हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने कानून को अपना काम करने दिया है। अगर किसी पे आरोप है तो कानून उसमें काम कर रहा है और हम तो चैलेंज करते हैं, अगर आपके पास कोई सबूत हैं, आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस हैं तो कोर्ट में जाएं। हमारे नेता पहले 2014 से पहले कोर्ट में गए, आप लोगों को जेल में घसीटा। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई क्रेडिबल कोई भी प्रूफ नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आप पिछड़े हुए हैं और आपको पता है क्या पा रहे हैं। आप पर आरोप लगाने वाली एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, जहां से हमारे साथ प्रवीण कुमार जी जुड़ चुके हैं, एमएलए हैं। 30 मैं सेकंड लौटूंगी आपके पास खेमचंद जी। देखिए प्रवीण जी, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया जाता है विपक्षी पार्टियों की ओर से। वहीं महाराष्ट्र का सर्वे भी हमने दिखाया। अब क्या लगता है, इसे किस तरह से आप देखते हैं सर्वे को? ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सिर्फ आरोप है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने ही, जब छगन भुजबल जब उनके साथ नहीं थे, उस दौरान जो है उनके खिलाफ जो है बहुत सारे मुकदमे रजिस्टर। सुन तो लीजिए 1 मिनट रुक जाइए, धैर्य रखिए। कोई भी नेता हमारी पार्टी का परेशान मत होइए, जिसको आप आज परेशान नहीं हुई, ज्यादा देख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सब नाक जिस तक तरीके करप्शन से में आपके डूबे जो हुए है, हैं। देखिए, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, छगन भुजबल की जिस तरीके से आपने ईडी के द्वारा फाइल घुमाई। अरे छोड़ो, आप तो दुनिया के सभी नेताओं को भ्रष्ट मानते थे। आज आपके केजरीवाल जी पे सीरियस एलिगेशन है, वो जवाब देने से भी डर रहे हैं। आपके डिप्टी सीएम जेल में पड़े हुए, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। आपके मंत्री जेल में पड़े, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। खेमचंद जी जरा जवाब दे दीजिए। खेमचंद जी जरा जवाब दे दीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी वालों को ये देश की जिस तरीके से ईडी के माध्यम से देश को एक तरीके से झूठ का पुलिंदा सौंपना चाह रहे हो, एक तरीके से पूरी अपोजिशन को उठा के जेल में डाल के सिर्फ और मोदी जी और अमित शाह जो है बैटिंग करना चाह रहे हैं। देश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है, ये ईडी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी का एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ। देखिए, हमारे साथ एनसीपी प्रवक्ता नवनीत जी भी जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। नवनीत जी, महाराष्ट्र को देखते हैं, उस परसेप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो काफी बेहतर नजर आ रही है बीजेपी के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी ही नहीं, एनडीए का बहुत बड़ा ये बैठ बन चुका है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 48 सीट में 45 में जीत में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। 3 सीट जिस पर संघर्ष होने की संभावना है, वह भी इसलिए है कि चूंकि वह उधर से महागठबंधन के तरफ से एक अनुभवी नेता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम लोग अपना सीट शेयरिंग का आधार जो बना रहे हैं अपने तीनों गठबंधन के अंदर, उसमें मैच विनिंग, यानी जो व्यक्ति आसानी से जीत कर सकता है उसको कैंडिडेट बनाकर उतारने की फिराक में हम लोग हैं। चाहे वो एनसीपी अजीत पवार साहब का गुट हो, चाहे शिवसेना सिंधिया गुट हो, या फिर बीजेपी का गुट हो, तीनों मिलकर हम लोग उम्मीदवार पर दौड़ लगा रहे हैं। सीट शेयरिंग तो होना ही होना है, लेकिन वैसे उम्मीदवारों को चिन्हित कर रहे हैं जो आसानी से। अभी महाराष्ट्र की सियासत बहुत गरमाई हुई है नवनीत जी, कह रहे हैं कि तमाम चीजों को वॉश करके आप अपनी जमा पहना देती है बीजेपी, ये एक बड़ा आरोप है। हाँ, नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो विपक्षियों का काम है। उसे घबराने की बात नहीं है। आप किसी पर आरोप लगाइए और आरोप का गठन होना, दोनों दो चीज है। ये तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे की बात है। जब आपके घटक से हम उठकर एनडीए गठबंधन में चले आए तो स्वाभाविक है कि उनका गुस्सा लाजमी है। वो तो घबराए हुए हैं कि महाराष्ट्र में 45 से 48 सीट एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र में कहा ये भी जा रहा है ना कि अजीत लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, ये भी कहा जा रहा है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? किनके बारे में बोला जा रहा है? हाँ, कि अजीत लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, उदित लड़ेंगे भी कि लड़ेंगे, क्या लगता है आपको? तमाम चीजों को लेकर बड़ी गुफत की स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, अरे अजीत पवार साहब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, और भी लोग हैं जिन्हें लड़ने के लिए तैयार किया गया है। हाँ, और मजबूत कैंडिडेट हमारे पास है। एनसीपी में 12 ऐसे ताकतवर नेता हैं जो अपने दम पर जीत सकते हैं।
इस शिंदे गुट में भी 22 ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर जीत सकते हैं। बीजेपी में 35 ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर जीत सकते हैं, लेकिन सीटें 48 हैं मैडम। और हम चाहते हैं कि 45 तो हम आराम से जीतेंगे, 3 जो बचे हैं वह भी हम जीत लेंगे। और सुन लीजिए, महाराष्ट्र में जैसे ही हम 48 जीतेंगे, 400 का आंकड़ा पार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा एनडीए को, क्योंकि बिहार, यूपी, झारखंड, तो उड़ीसा, यही तो आरोप बंगाल, लगाया जा रहा है ना इसमें नवीन जी, हम कि स्वीप जो कर रहे जोड़ हैं। तोड़ की राजनीति है वो बीजेपी बखूबी कर लेती है, ये कहा जा रहा है। ये तो विपक्षियों को कुछ मुद्दा चाहिए, मुद्दा विहीन विपक्षी है, हताशा में है, वो कर क्या सकता है। हाँ। अब हमारा टारगेट विपक्षियों को हराना नहीं, हमारा टारगेट है 400 से ज्यादा सीटें लाना। ये हमारा उद्देश्य है एनडीए का। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कौन क्या कह रहा है वो सुनते जाइए। उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसीलिए सत्ता पक्ष पर लगातार आरोप लगा रही है, और लगातार महाराष्ट्र में स्थिति अच्छी है कहीं ना कहीं बीजेपी की, कांग्रेस को, और यूं कहे ILDI गठबंधन को सोचने की जरूरत है। चलिए, आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।